पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मंत्रिमंडल में वापसी, कल सुबह 9 बजे लेंगे शपथ। सिंचाई घोटाले में नाम आने पर दिया था इस्तीफा, श्वेत पत्र में मिली थी क्लीन चिट। महाराष्ट्र में एफडीआई के मुद्दे पर कांग्रेस एनसीपी के बीच घमासान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा नियमों के दायरे में करेंगे समर्थन। एफडीआई पर अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को लिखी चिट्ठी, कहा लागू करने से पहले सहयोगियों से करना होगा सलाह मशविरा। एनसीपी ने कहा सूबे में गठबंधन की है सरकार, किसी भी फैसले पर गठबंधन की मुहर जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शिवाजी पार्क में रैली, महापरिनिर्वाण दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अजीत पवार ने चैत्य भूमि जाकर दी बाबा को श्रद्धांजलि। अजीत पवार ने स्मारक के लिए इंदु मिल दिए जाने का किया स्वागत। अंबेडकर जयंती पर प्रेस ने किया खास इंतजाम, शिवाजी पार्क आने वालों के लिए चलाई स्पेशल बसें। रैली को लेकर मुंबई वालों को जाम का करना पड़ा सामना, दादर और आसपास के इलाकों में घंटों ठप रही ट्रैफिक। डोंबिवली में हत्या मामले में कोर्ट की पुलिस को फटकार, इस मामले में पुलिस ने नहीं लिखी थी छेड़खानी की रपट। मुंबई में हर साल बढ़ रहे हैं टीबी के मरीज, 2010 में 50 के मुकाबले इस साल 2000 मामले। थाने से सटे भिवंडी में बाल सुधार गृह से भागे 7 आरोपी, भगोड़े कैदियों में 3 हत्या के आरोपी। फरार आरोपियों को 20 से 25 दिन पहले ही बाल सुधार गृह लाया गया था। डोंबिवली हत्या के आरोपी भी इसी सुधार गृह में। भिवंडी के बाद सुधार गृह में बंद है 800 आरोपी, सुधार गृह की सुरक्षा को लेकर प्रशासन लापरवाह। सुरक्षा कमजोर होने की वजह से चेंबूर सुधार गृह से भाग चुके हैं दर्जनों आरोपी, सुरक्षा पर फिर खड़ा हुआ सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं स्वाति लाल। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मंत्रिमंडल में वापसी तय मानी जा रही है और आज शाम इस पर मुहर भी लग गई। कल अजीत राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। अजीत पवार ने सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। मला अजून व्हाईट पेपर बघायलाच मिळाला नाही तर क्लीन चिट दिल्याचा प्रश्न येतो कुठं। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सरकार में वापस लौट रहे हैं। शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे 53 साल के अजीत पवार मंत्री पद की शपथ लेंगे। अजीत पवार पर आरोप लगे थे कि उनके सिंचाई मंत्री रहते सिंचाई परियोजनाओं की लागत में कई गुना का इजाफा हुआ और टेंडर आवंटन प्रक्रिया में धांधली बरती गई। इसके बाद अजीत ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए 25 सितंबर को कहा था कि जब तक उन पर से ये आरोप नहीं हटते तब तक वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। सिंचाई घोटाले पर 2 हफ्ते पहले श्वेत पत्र लाया गया, जिसे एनसीपी कोटे के सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे के विभाग ने तैयार किया था, जिसमें अजीत पवार को क्लीन चिट दी गई। इसके बाद से ही उनकी वापसी को तय माना जा रहा था। उनको क्लीन चिट भी देकर उनको वापस भी बुलाया गया। इतनी जल्दी भी क्या थी उनको वापस लाने की, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। जो जुडिशियल प्रोब करना चाहिए था, एसआईटी करनी चाहिए थी, कोई कमेटी बिठा के जो व्हाइट पेपर में दिया है वो सही है या गलत, ये देखे बिना उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, तो ये मजाक बना कर रखा है लोगों का। मेरे लिए तो ये आज बहुत दुख का दिन है, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों को वापस लाया गया है, इतनी इंक्वायरीज के बावजूद तटकरे साहब ऑफिस में, और इतने बड़े स्कैम के बावजूद अगर अजीत पवार वापस कल आते हैं तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ और बहुत ही अपसेट हूँ इस पर। It is not a white paper, it is a white wash paper. अजीत की वापसी पर विपक्ष का कहना है कि वो तो शुरू से ही सिंचाई पर आए व्हाइट पेपर को व्हाइट वॉश पेपर बता रहा था। अब ये साबित भी हो गया। श्वेत पत्र के नाम पर कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाया है, जिसे सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि अजीत पवार की मंत्रिमंडल में वापसी हो सके। अजीत पवार ने बहुत साफ रूप से कहा था, जब तक मैं निर्दोष सिद्ध नहीं होता हूं तब तक मैं कैबिनेट में जाऊंगा नहीं।
आज वो दोबारा जा रहे हैं। व्हाइट पेपर ये कोई निर्दोष उनको प्रूव करने वाला नहीं है। और जैसे आज अजीत पवार का कैबिनेट में जाना, ये मैं एंटीसिपेटरी बेल मान रहा हूं। कल हम विपक्ष जब एसआईटी की मांग पूरी करके लेंगे और एसआईटी पूरी इंक्वायरी करेगी, उसमें फिर अजीत दादा को सरकार में क्या राजनीति में रह पाएंगे कि नहीं, ऐसे मुझे शंका है। ये बिल जो मंजूर करने की कोशिश की, उसमें प्रफुल्ल पटेल साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी कुछ सवाल उठाए थे, उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया है। सिंचाई घोटाले में श्वेत पत्र पेश होने के बाद से ही अजीत पवार की मंत्रिमंडल में वापसी लगभग तय मानी जा रही थी। और जिस तरह से एनसीपी ने उप मुख्यमंत्री पद खाली रखा था, अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि एक बार फिर से अजीत पवार इसी पद का जिम्मा संभालेंगे। आदित्य अमन के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। कल तक पुलिस कह रही थी कि डोंबिवली के संतोष की हत्या के पीछे छेड़खानी वजह नहीं थी, लेकिन आज पुलिस ने अपनी गलती सुधार ली और कोर्ट में अर्जी देकर खुद आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी की धारा लगाने की अपील की। डोंबिवली में छेड़खानी का विरोध करने पर 19 साल के युवक की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ अब धारा 509 भी लगेगी। गुरुवार को पुलिस ने कल्याण कोर्ट को इस मामले में छेड़खानी की धारा 509 लगाने की अर्जी दी। बुधवार तक पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या और दंगे का मामला ही लगाया था। इन आरोपियों में 4 नाबालिग हैं। संतोष ने अपनी बिल्डिंग में रहने वाली लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया तो बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस लड़की के लिए संतोष बदमाशों से भिड़ा, वही लड़की अपने साथ छेड़खानी की घटना से इनकार कर रही थी। चिल्लाते चिल्लाते आगे चली आई, तभी पब्लिक जमा हुई थी। तभी ये एक लड़का जो है उसकी हेल्प करने के लिए भागा। उसने देखा दूर से कि ये अपना नवनीत का लड़का है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था वो नवनीत का लड़का है कि नहीं, सबको ऐसा लगा वो बाहर का लड़का है। मैं चिल्ला के बोल रही वो अपना नवनीत का लड़का है। यहाँ तक कि हमने बिल्डिंग का ही लड़का है, हाँ बिल्डिंग का ही लड़का है, कि ऊपर कोई सुन नहीं रहा था, सबको अलग या तो। फिर एक लड़का है जो उसका नाम विरल है, वो भाग भाग के आया, उसको पहचाना, उसको रिक्शा में बिठा के लेके गया। तभी सबको ऐसा लगा कि वो लड़का अपनी इधर का, पर तब तक देर हो चुकी थी, तब तक उसको मारा हो चुका था जो भी कुछ हुआ। लड़की के इनकार के बाद पुलिस ने भी छेड़खानी का मामला दर्ज नहीं किया था, लेकिन ठाणे के पुलिस कमिश्नर केपी रघुवंशी की पहल के बाद पुलिस ने ये कदम उठाया। कमिश्नर के मुताबिक लड़की सही तरीके से अपना बयान नहीं दे पा रही थी। संतोष मलाड में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अपने परिवार में वो अकेला कमाने वाला था। संतोष की मां को कैंसर है, उनका इलाज टाटा मेमोरियल अस्पताल में चल रहा है। संतोष की 2 छोटी बहनें स्कूल में पढ़ती हैं। पिता की मौत 1.5 साल पहले हो चुकी है। सारे परिवार की जिम्मेदारी संतोष पर थी। इस हत्याकांड ने पिछले साल के किनन रुबेन हत्याकांड की यादें ताजा कर दी, जिनकी हत्या भी छेड़खानी का विरोध करने पर की गई थी। संतोष की हत्या के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विक्रांत चौहान, ठाणे, आज तक। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म खिलाड़ी 786 के टाइटल में बदलाव किया है। एक एनजीओ का कहना था कि इस टाइटल से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लग रही थी, जिसके लिए अक्षय ने उनसे माफी भी मांगी है। सर पे हाथ रब का, हाथ में 786। फिल्म खिलाड़ी 786 रिलीज के लिए तैयार है, मगर रिलीज से पहले खिलाड़ी 786 का जो टाइटल है वो सुर्खियों में है। एक मुस्लिम एनजीओ को फिल्म के टाइटल से आपत्ति है। आपत्ति ये थी कि उसके अंदर जो टाइटल के ऊपर जो खिलाड़ी 786, इसलिए मतलब जो टाइटल है यानी कि खिलाड़ी बिस्मिल्लाह, जैसे 786 को बिस्मिल्लाह, राइट। तो हमने क्या किया है, वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि हम इसका नाम, मैं इनके बात करके मैं समझा एंड मैं इन लोगों से माफी भी मांग के मैंने ये कहा कि इसका नाम अब होगा खिलाड़ी नंबर 786। ओके, अब फिल्म का टाइटल बिल्कुल बदल चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं बता। आप खिलाड़ी नंबर आ गया है, नंबर 786। सो दैट इज खिलाड़ी इज डिफरेंट एंड नंबर 786 इज डिफरेंट. So that has been, and they have come to a conclusion that that is absolutely right for them. नाम 72, जिला मलकानपुर। कोई एतराज नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, हमको कोई एतराज नहीं है। अक्षय सर ने जिन जिन बातों से हमें एतराज था, जिन जिन बातों से हमें प्रॉब्लम था, अक्षय सर ने वो सारी चीज़ उसमें से हटा दिए और डायरेक्टली जो खिलाड़ी 786 था उसको खिलाड़ी नंबर 786 किया है और माफ़ी भी मांगी है। तो अब हमें उसे कोई एतराज़ नहीं है। अक्षय, अब फिल्म जब रिलीज के लिए बिल्कुल कल फिल्म रिलीज होने वाली है,
अब क्या फिल्म का प्रमोशन किस तरीके से रहेगा, फिर क्या चेंजेस आएंगे फिल्म को लेकर? नहीं, अभी देखिए जितने भी कोशिश यही जारी रहेगी कि जितने भी अभी काफी पोस्टर्स जा चुके हैं, अब जितने भी पोस्टर्स रहेंगे, एक खास करके एक पोस्टर था जिनके ऊपर इनको सबको इतराज था, वो भी पोस्टर पूरे जगहों से हटा दिया गया है। हो बलमा, हो बलमा, हो बलमा,